Hello everyone, welcome to Diva classes. This is Divya Vadwani and today we'll be studying the next two parts of ISC Business Studies revision series जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मैन पावर प्लानिंग एंड एस्टिमेशन एंड स्टाफ रिक्रूटमेंट. ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज मैन पावर प्लानिंग. ये कंटिन्यूएशन है इससे पहले वाली सीरीज़ का जिसमें हम लोग ने HRM और जॉब एनालिसिस के बारे में पढ़ा था. तो अब हम जानते हैं मैन पावर प्लानिंग और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग दैट कंसिस्ट ऑफ पुटिंग the right number of people, right kind of people at the right place, right time and doing the right things for which they are suited for the achievement of the goals. मतलब एक प्रॉपर तरीके से डिसाइड करना कि एक पूरा प्रोसेस जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि कितने लोगों की ज़रूरत है, व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड, किस समय पर क्या काम करने के लिए एंड हमें उनसे क्या काम करवाना है सो दैट हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकें. ठीक है, तो मैन पावर प्लानिंग इज़ टू डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द राइट नंबर ऑफ पीपल एंड राइट काइंड ऑफ ह्यूमन वर्कफोर्स फॉर द एट द राइट टाइम. अब इसमें द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इट, वैसे तो ये जो पार्ट है दिस इज़ वेरी स्मॉल पार्ट, जो मेन है वो मैन पावर एस्टिमेशन है. ठीक, तो इसमें क्या होता है मैन पावर प्लानिंग, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ टू इंश्योर द ऑप्टिमम यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. जो हम ह्यूमन रिसोर्सेज करेंटली एम्प्लॉयड है उनको हम फुली यूटिलाइज कर सकें. देन टू इंश्योर दैट नेसेसरी रिसोर्सेज आर अवेलेबल, जो भी रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर देयर. ठीक, टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स है, वो सारे हमारे पास होने चाहिए. देन टू असेस फ्यूचर स्किल्स रिक्वायरमेंट इन केस कोई फर्दर हम एक्सपैंड कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी प्रोडक्ट लाइन में जा रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, तो उस टाइम पर हमें ये पता होना चाहिए क्या फर्दर रिक्वायरमेंट्स है. Then to determine the requirement level, to provide control measures and to anticipate redundancies or to avoid any unnecessary dismissals और assess training and development needs. कोई organization में कुछ people हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो whatever is the reason behind them and to anticipate कि हाँ वो आ रहे हैं, they are coming well and good, if they are going what is the reason behind that. ठीक, कोई भी अननेसेसरी पर्सन को हम रिमूव ना कर सकें, मतलब अननेसेसरीली किसी पर्सन को हम ना रिमूव करें. ओके, तो दीज थिंग्स वी डिसाइड इन मैन पावर प्लानिंग. नाउ वील मूव टुवर्ड्स मैन पावर एस्टिमेशन, जिसमें हम एग्जैक्ट नंबर, द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द पीपल वी डिसाइड इन मैन पावर एस्टिमेशन. तो समटाइम्स इट हैपन्स कि वेन एवर द कंपनी इज रिक्रूटिंग और हायरिंग एन एम्प्लॉई, द कंपनी मस्ट एस्टिमेट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ दैट आर रिक्वायर्ड. ठीक, तो सच एस्टिमेशन इज़ कॉल्ड मैन पावर प्लानिंग और मैन पावर एस्टिमेशन, जिसमें हम दो चीज़ों को डिसाइड करते हैं, व्हाट इज़ द वर्क लोड एनालिसिस एंड द वर्क फोर्स एनालिसिस. तो जो सबसे पहला है दैट इज़ मीन्स वी डिवाइड इट इनटू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव में हम लोग पढ़ते हैं वर्क फोर्स और वर्क लोड एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, कि किस प्रकार के कैंडिडेट्स की ज़रूरत हमें है. ठीक, अब आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस दैट इन्वॉल्व्स द नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड इन द फ्यूचर टाइम पीरियड. इसके लिए हम लोग को टू मेन थिंग्स वी हैव टू डिसाइड. सबसे पहले इज़ वर्क लोड एनालिसिस. वर्क लोड एनालिसिस आपसे कहता है कि ईच डिपार्टमेंट में कितना वर्कलोड होना चाहिए. अगर इफ़ बिकॉज आई एम अ टीचर इन अ स्कूल, तो अकॉर्डिंग टू मी, मतलब कभी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में जब भी एक सब्जेक्ट्स डिवाइड होते हैं, तो सब्जेक्ट्स डिवाइड होते हैं उनके 36 आवर्स वीकली के बेसिस पे. ठीक, सपोज़ करो कि कोई सब्जेक्ट है, सपोज़ बिज़नेस स्टडीज़ एक सब्जेक्ट है, तो बिज़नेस स्टडीज़ अगर हम बोलते हैं कि हमें उसके वीकली जो है वो हमें उसके 7 लेक्चर्स देने होते हैं. ठीक है, वीकली हमें उसके 7 लेक्चर्स देने. तो दिस इज़ हाउ वी डिसाइड द वर्क लोड एनालिसिस, कि एक साल में इतने लेक्चर्स होने चाहिए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के. सिमिलरली व्हेन यू टॉक अबाउट वर्क लोड एनालिसिस हेयर, तो एक एग्जांपल इसमें दिया हुआ है कि सपोज़ एक फैक्ट्री है दैट डिसाइड्स टू प्रोड्यूस 50,000 कार्स ड्यूरिंग 25-26. ठीक, 50,000 कार्स उनको प्रोड्यूस करनी है. उसे पता है कि एक कार को प्रोड्यूस करने में कितने 10 आवर्स लगते हैं हमें. ठीक, एक कार को प्रोड्यूस करने में 10 आवर्स लगते हैं. तो 50,000 कार्स को प्रोड्यूस करने में कितना समय लगेगा, हमें 5 लाख आवर्स लगेंगे.
मैन आवर्स अवेलेबल पर वर्कर इज़ 25 आवर्स पर ईयर। एक साल में एक वर्कर जो है वो हमें कितना 2500 आवर्स देता है, ठीक, एक वर्कर। तो कितने वर्कर्स हमें चाहिए? व्हेन यू टॉक अबाउट दीज 5 लाख आवर्स, ठीक, एंड यू डिवाइड इट विथ 2500 आवर्स, दैट इज़ 1 पर्सनस आवर, तो हमें समझ में आता है कि हमें 200 वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू वर्क, सो दैट हम कितनी 50,000 कार्स को हम प्रोड्यूस कर सकते हो एक साल में। अब ठीक, दिस इज़ मतलब इतने हमें वर्कर्स की ज़रूरत है। ये हो जाता है वर्क लोड एनालिसिस। नेक्स्ट इज़ वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्क फोर्स एनालिसिस क्या कहता है कि फ्यू एम्प्लॉयज़ में कम इन, फ्यू एम्प्लॉयज़ में गो आउट, ठीक, ऑल द एग्जिस्टिंग वर्कर्स इन द फैक्ट्री आर नॉट लाइकली टू बी अवेलेबल इन 25, ये 2025-26 है। इसमें बोला कि समटाइम्स इट मे ऑल्सो हैपन कि जो करंट वर्कफोर्स है उसमें कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो ड्यू टू रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन या प्रमोशन के कारण उस पर्टिकुलर पोजीशन को वेकेंट कर देंगे, ड्यू टू विच जो वर्क हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं कि कितनी हमें वर्कफोर्स रिक्वायर्ड है। अब इसमें बोला गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस हम ये कहते हैं कि हर साल 10% पीपल जो हैं वो चले जाते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन से। 160 वर्कफोर्स मतलब पीपल आर देयर हु आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री। तो इस साल सिर्फ 144 विल बी अवेलेबल इन 2025-26, अगर हम इस साल की बात कर रहे हैं तो, ठीक। तो ऑलरेडी अब कितने 144, तो यू हैव टू, अगर 160 यहाँ पर लिखते हो, 160 में से अगर ऑलरेडी 10% मतलब 16 चले जाएंगे इसमें से, तो हमें बताया कि 144 वर्कर्स हमारे रहेंगे। द फैक्ट्री विल हैव टू रिक्रूट 16, जो 16 चले जा रहे हैं उनको हमें फिर से रिक्रूट करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर। और इस 16 को करके उसके बाद हमें प्लस अगर हम उसमें वर्क लोड एनालिसिस भी ऐड कर दें तो वी विल बी नीडिंग मोर ऑफ 40 वर्कर्स मोर, सो दैट हम उसका एक टोटल कितना 200 वर्कर्स कर सके, ठीक। दिस इज़ नोन एज वर्क फोर्स एनालिसिस, दैट इज़ मैन पावर प्लानिंग, पार्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग। देन क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसमें हम लोग क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में ये पढ़ते हैं कि नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस उस पर्सन का कितना होना चाहिए, और एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, और उसके एनालिसिस के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स दैट द पर्सन इज सपोज टू डू। देन इज रेलेवेंस ऑफ मैन पावर प्लानिंग, जिसमें सबसे पहला है दैट इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर दैट the organization has required number and required quality of manpower. Otherwise, it cannot achieve its goals. Whatever targets, objectives are decided by the organization, it will not be achieved if manpower planning is not done properly. Then it helps to avoid excess and shortage of employees in various jobs. बहुत ज़्यादा नहीं हो जाने चाहिए, बहुत कम नहीं हो जाने चाहिए, ठीक। इट फैसिलिटेट्स एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। देयर शुड बी बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर एंड रिड्यूसिंग द वेस्टेज ऑफ मैन पावर। एक्स्ट्रा भी नहीं होने चाहिए, तो ऑब्वियसली द पर्सन शुड नॉट बी सो मच फ्री ऑल्सो कि उसको हम फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, वो एक्सप्लॉइट भी नहीं होना चाहिए। इट इज़ हेल्पफुल इन एंटिसिपेटिंग एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट ऑफ मैन पावर। एक्स्ट्रा लेबर भी नहीं एम्प्लॉयड हो जाना चाहिए। एंड इट हेल्प्स इन प्लानिंग फॉर फिजिकल फैसिलिटीज़, जैसे स्टाफ क्वार्टर्स, कैंटीन, ऑफिस फर्नीचर, इक्विपमेंट। इन सारी चीज़ों का कितनी हमें रिक्वायरमेंट है वो भी डिसाइड करते हैं ओनली आफ्टर यू डिसाइड फॉर मैन पावर प्लानिंग। Okay, then we will move towards the next topic, that is staff recruitment. One of the most important and easy topic, ठीक। staff recruitment जो आपसे ये कहता है that the process of identifying the sources, which two sources, that is internal and external sources of staff, contacting the sources to attract sufficient number of candidates from which a choice can be made. Recruitment is said to be a positive process in which you motivate more and more, you persuade more and more number of workers so that they can come and apply in your organization.
Okay, then is characteristics of recruitment, that is also a part of your syllabus, so you have to study this. First is that it is a process or a series of activities rather than a single act or event. बहुत सारी activities इसमें involved होती हैं, ठीक. It is a linking activity. It brings those with jobs and those seeking the jobs. तो employer and prospective employees को एक लिंक के फॉर्म में कनेक्ट करने वाली जो एक्टिविटी होती है, दैट इज नोन एज रिक्रूटमेंट. देन इट इज़ अ पॉजिटिव फंक्शन बिकॉज मोर एंड मोर नंबर ऑफ पीपल आर persuaded to come and apply. The basic purpose is to locate the sources of people required to meet the job requirements. तो उनका जो basic purpose होता है is to locate the number of, to identify the sources from which the people can come and apply for the job in the organization. It is an important function. Why? Because it makes possible to acquire the number and types of persons required for the continued functioning. That organization, you know, people are the most important part of the organization. Hence recruitment helps into finding those people from different walks of life. Then it is pervasive function because every organization requires a workforce, but it varies according to the size, nature and environment of the organization. Then it is a two-way process. It takes a recruiter and a recruiter, just as a recruiter has a choice to whom to recruit. Similarly, the prospective employee can choose from for which organization the person is supposed to apply. Then it is a complex process because it too many factors affect it, जैसे कि image of the organization, nature of jobs, organization policies, working conditions, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में. हाउ द पर्सन इज सपोज टू like go and apply. Then a few activities. It identifies the sources, assesses the suitability of different sources and then contacts the chosen sources and encouraging the buyers to, encouraging the candidates to apply. Then sources of recruitment में two sources are there, external as well as internal. So here we will study first the internal sources, जिसमें विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जब आप पीपल को मोटिवेट करते हो कि आप आकर के किसी एक वेकेंट पोजीशन के लिए वो अप्लाई करें, दैट इज़ नोन एज इंटरनल सोर्सेज. ओके, जिसमें सबसे पहले आते हैं ये, दिस इज़ वेरी इजी टॉपिक, प्रमोशन in which that means shifting an employee from a higher level job to a better position with the increase in pay, स्टेटस एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी. सपोज एक फैक्ट्री वर्कर को एक फैक्ट्री सुपरवाइज़र बना दिया जाता है, दैट इज़ नोन एज प्रमोशन. देन इज ट्रांसफ़र, जब आप सेम लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन को वन डिपार्टमेंट टू डिफरेंट डिपार्टमेंट जब आप उसको शिफ्ट करते हो, दैट इज़ नोन एज ट्रांसफ़र. ठीक. देन नेक्स्ट इज एक्स एम्प्लॉयज़, वो भी इसमें इंटरनल के केस में आता है तो हम लोग उसको इंटरनल ही कंसिडर करेंगे. इन सम केसेस पीपल who were earlier in the company's employment may be re-employed, जो पहले छोड़ करके चले गए उनको फिर से re-employ किया जा रहा है, that is also known as internal sources. ex employees जिसे हम बोलते हैं. recommendation by employees, if any friend is there of the current employee, if you are working in an organization, आप अपने friend को भी लेकर आ रहे हो तो you are the employee who is recommending and the other person is the employee who is लाइक कमिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये चार होते हैं जो इंटरनल सोर्सेज होते हैं रिक्रूटमेंट के. ठीक, इसी में ही द एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस यू आर सपोज टू स्टडी. सबसे पहले इसमें कहता है दैट इफ़ यू आर अप्लाइंग विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल सोर्सेज के थ्रू, तो इससे क्या होगा, द एम्प्लॉयज़ विल बी मोटिवेटेड, देयर मोरल विल बी इम्प्रूव, क्योंकि उन्हें पता है कि हाँ वो एक फ्यूचर में मतलब समवेयर दे स्टैंड एट अ बेटर पोजिशन. ठीक. इट हेल्प्स टू मिनिमाइज लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म. पीपल जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स है वो बहुत छुट्टी नहीं लेंगे और वो छोड़ करके भी नहीं जाएंगे बिकॉज दे नो कि उनको प्रमोशन मिलेगा. इट इज़ अ चीपर सोर्स ऑल्सो. आपको कैंडिडेट्स की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आपको किसी प्लेसमेंट कंसल्टेंसी में नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है जहाँ से आप पूछोगे. फिर कैंडिडेट्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनको इंडक्शन ट्रेनिंग की भी ज़रूरत नहीं है जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशन से उनको मिलवाते हो कंपनी पॉलिसीज इन सब से. तो द वेस्ट ऑफ टाइम इज़ ऑल्सो नॉट देयर बिकॉज दे डोंट नीड इंडक्शन ट्रेनिंग, they are already well aware.
नेक्स्ट इज दे मे बी इन ब्रीडिंग एज फ्रेश टैलेंट फ्रॉम द आउटसाइड इज़ नॉट ऑब्टेन्ड. समटाइम्स इट हैपन्स कि जो ऑर्गेनाइजेशन के पीपल हैं वो एक बेटर आइडिया नहीं दे पाते हैं. फ्रेश टैलेंट आपको बाहर से ही हमेशा मिलता है. अनसूटेबल कैंडिडेट्स में ऑल्सो भी प्रमोटेड बिकॉज ऑफ द चॉइस इज़ लिमिटेड. और ये भी हो सकता है कि हाँ, जस्ट बिकॉज कि वो एक नंबर ऑफ़ ईयर्स के लिए वहाँ पर टिके हुए इसलिए आपने उनको प्रमोट कर दिया है. ठीक. द एम्प्लॉयज़ में बिकम लेथार्जिक, वो लेज़ी हो जाते हैं बिकॉज उन्हें पता है कि दे आर एट अ बेटर पोजिशन, अब उनको कोई भी कुछ कह नहीं सकता. देन इट इज़ नॉट अ कम्प्लीट मेथड. समटाइम्स ऐसे होता है कि आपको हमेशा इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज का दोनों का सहारा लेना पड़ता है. देन इज़ एक्सटर्नल सोर्सेज दैट इज़ आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहला आता है एडवर्टीज़मेंट. जब एक एडवर्टीज़मेंट किसी न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन में, जर्नल में, रेडियो में, टीवी में दिया जाता है रिगार्डिंग द जॉब वैकेंसी, ये तो आप न्यूज़पेपर्स में हमेशा देख ही सकते हो. सी दिस इज़ द एग्जाम्पल गिवन हेयर. तो दिस इज़ नोन एज एडवर्टीज़मेंट्स. ठीक. नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, एक स्पेशल न्यूज़पेपर विच कंटेन्स ओनली जॉब एडवर्टीजमेंट्स. ठीक. फिर दूसरा इसके बाद आता है कैंपस रिक्रूटमेंट. कैंपस रिक्रूटमेंट व्हेन आफ्टर क्लास 12 वेयर एवर यू विल गो इन एन ऑर्गेनाइजेशन. तो जब आप अपने थर्ड ईयर में होगे या पॉसिबली सेकेंड ईयर में भी, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, कुछ कॉलेजेस क्या करते हैं, वो कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोवाइड करते हैं. सभी प्रोवाइड करते हैं, सभी मोस्टली एक चांस आपको देते हैं, बट देर आर ओनली अ फ्यू जहाँ पर अच्छी कंपनीज आती हैं. ठीक. तो वो कैंपस रिक्रूटमेंट जहाँ पर in the organization people like students passing out from IIMs IITs are recruited every year. वो कैंपस से ही रिक्रूट हो जाते हैं बिकॉज कंपनीज जो होती हैं वो कॉलेजेस में अप्रोच करती है. एक काइंड ऑफ टाई अप होता है बिटवीन द कंपनी एंड द कॉलेज. ओके. देन नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ये गवर्नमेंट द्वारा कुछ ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किए जाते हैं, दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. ठीक. जिसमें कंट्री के अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को कम करने के लिए कुछ मतलब जो पीपल होते हैं वो खुद को रजिस्टर करते हैं, अपने नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द जॉब सीकर्स वो अपने पास रजिस्टर करते हैं. और कभी भी कोई जॉब वैकेंसी आती है तो उनको वो बता देते हैं कि हाँ ठीक है. समटाइम्स इट ऑल्सो हैपन्स कि जो कंपनीज़ हैं वो मतलब जो प्राइवेट कंपनीज़ है वो भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को रीच आउट करती हैं. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस कंपलसरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज एक्ट 1959 एक इंडियन लॉ मेकिंग लॉ है दैट इज़ मैंडेटरी फॉर द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट्स, जिसमें 25 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं कि वो लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस को जॉब वैकेंसीज़ के बारे में बताएंगे सो दैट द अनएम्प्लॉयमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी रिड्यूस्ड. ठीक. नेक्स्ट इज प्लेसमेंट कंसल्टेंसीज. कई सारी प्लेसमेंट कंसल्टेंसीज होती हैं जैसे ABC कंसल्टेंट्स, AF फेर्ग्यूसन एसोसिएट्स, SB बिलीमोरिया कंपनी एट्सेट्रा. दे प्रोवाइड रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सर्विसेज. मतलब वो आपसे आपकी हाफ सैलरी या पहला मंथ की सैलरी या फिर कोई कमीशन आपसे ले लेंगे, सम 50% 10% कमीशन लेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको वो डिफरेंट कंपनीज प्रोवाइड करते हैं. ठीक. तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ प्लेसमेंट एजेंसीज. एम्प्लॉयर कैन हायर सच अ एजेंसी टू डू द कंप्लीट जॉब रिक्रूटमेंट, या फिर वो उनसे कह सकते हैं कि कुछ कैंडिडेट्स हमें प्रोवाइड कर दो. ओके. देन नेक्स्ट इज़ कैजुअल कॉलर्स. कैजुअल कॉलर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स होते हैं. मतलब कोई भी ये नहीं है कि वैकेंसी निकली है वो बस आकर के आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर देते हैं. ठीक. दीज आर द अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स. देन आफ्टर दिस इज़ गेट हायरिंग और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. आप ये देख सकते हो कि फैक्ट्री गेट पर हमने लिख दिया है, यहाँ पर एक पोस्टर हमने टांग दिया है कि यहाँ पर वी आर हायरिंग सम कैंडिडेट्स, यू कैन अप्लाई डायरेक्टली हियर. तो दिस इज़ नोन एज गेट हायरिंग और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जहाँ पर एक नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस पोस्ट कर दी जाती है एंड जॉब सीकर्स वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर ही असेंबल हो जाते हैं और उसको हम रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट या फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोलते हैं.
ठीक, इट इज़ यूजुअली फॉर कैजुअल वैकेंसीज ऑफ अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर्स. स्मॉल वर्कशॉप्स रिक्रूट टर्नर्स, फिटर्स, वेल्डर्स थ्रू दिस सोर्स. जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उन वहाँ पर इन सब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है. नेक्स्ट इज़ लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स. लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं कि जब किसी सपोज करो कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी उसे कुछ लेबरर्स की ज़रूरत है और वो उस टाइम पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं कर सकती है फॉर सम रीज़न, तो वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स को रीच आउट करेगी और लेबर कॉन्ट्रैक्टर उसको बहुत सारे वर्कर्स ला करके देता है. ठीक, उनको हम डिफरेंट नेम्स जैसे सरदार, मुकद्दम एंड ठेकेदार. दीज आर द नेम्स दैट वी कॉल फॉर द पर्सन हु इज़ अ लेबर कॉन्ट्रैक्टर. अब इसमें कुछ द एडवांटेजेस हैं. एक वाइड वेराइटी मिल जाती है जब आप एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू जाते हो. एक्सटर्नल सोर्सेज आपको बेटर आइडियाज़ एंड स्पेशल स्किल्स प्रोवाइड करते हैं. challenges of internal candidates they have to complete because external sources recruitment जो है वो fresh talent लेकर के आते हैं, तो internal जो भी people हैं वो भी थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं. all vacancies cannot be filled internally, इसीलिए हमें बाहर से ऑर्गेनाइजेशन से वैकेंसीज फिल करनी पड़ती हैं. एंड न्यू एंटरप्राइज ऑब्वियसली हैज़ टू लाइक recruit people from outside. Then the limitations are being told कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक्सपेंसिव होता है बिकॉज टेस्ट, इंटरव्यूज़, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं. देन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ में ऑल्सो रिसेंट फाइलिंग हायर लेवल वैकेंसीज फ्रॉम आउटसाइड. जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है एक ऑर्गेनाइजेशन के, उनको ये नहीं पसंद आएगा कि प्रमोशन अगर उनका नहीं हो रहा है, कोई बाहर से एम्प्लॉय को लिया जा रहा है एज अ मतलब हायर पोस्ट के लिए. ठीक, कैंडिडेट्स फ्रॉम आउटसाइड दे डोंट नो द एम्प्लॉई, तो उनका ओरिएंटेशन ज़रूरी होता है हमेशा. एंड देयर इज़ नो गारंटी कि एंटरप्राइज जो है वो उसको अच्छी रिक्वायर्ड नंबर एंड अच्छा क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ मिल ही जाएगा. ओके, देन द डिफरेंस यू हैव टू स्टडी, जिसमें 2-3 आई एम जस्ट टेलिंग यू. जैसे कि रिक्रूटमेंट इसमें विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होता है. बेस ऑफ इंटरनल सोर्स सीनियरिटी कम मेरिट होता है, इसमें स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट एंड क्वालिफिकेशंस होते हैं. इंटरनल सोर्सेज से रिक्रूटमेंट लेस टाइम कंज्यूमिंग है, दिस इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग. इट इज़ चीप, इट इज़ एक्सपेंसिव, देयर इज़ नो रेफरेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ नीडेड बिकॉज ऑल रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल हेयर. रेफरेंसेज आर रिक्वायर्ड. ठीक, नेक्स्ट इज़ द लास्ट पार्ट, दैट इज़ ई रिक्रूटमेंट. ई रिक्रूटमेंट होता है जब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के वैकेंसीज़ को फिल करते हो इंटरनेट के थ्रू, ई रिक्रूटमेंट के थ्रू, जिसमें सबसे पहले होता है कि कॉस्ट कम होती है, लेस टाइम इज़ रिक्वायर्ड, पीपल विद डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ कैन बी रिक्रूटेड एंड प्रोसेस जो है वो थोड़ा एफिशिएंट हो जाता है. वाइड चॉइस आपको मिल जाती है. लिमिटेशंस इसके क्या है, दैट एम्प्लॉयर एंड जॉब सीकर मस्ट हैव द एक्सेस टू द इंटरनेट एंड इंट्रानेट. मीन्स कंपनी का जो डिपार्टमेंट होता है उसके विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो नेटवर्क चल रहा था, दैट इज़ नोन एज इंट्रानेट. बोथ मस्ट नो हाउ टू यूज़ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. मनी हैज़ टू बी इन्वेस्टेड इन क्रिएटिंग वेबसाइट्स and job portals and there is lack of human touch in e-recruitment. Then is sources, इंट्रानेट और इंटरनेट. सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंटरनेट के बारे में. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो इंटरनेट का यूज़ करती हैं. सपोज आफ्टर रीडिंग द कंपनीज वेबसाइट्स, जॉब सीकर्स कैन सेंड द एप्लीकेशंस और लिंक थ्रू बायोडेटा ईमेल यूजिंग द इंटरनेट. जैसे कि naukri.com हो गया, लिंक्डइन हो गया. तो यहाँ पर कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो अपनी CV इंटरनेट पर पोस्ट करते हैं. एम्प्लॉयर्स जिनके पास जॉब वैकेंसी होती है, दे ऑल्सो डिपेंड ऑन दीज रिक्वायरमेंट्स. दे कैन यूज़ इट, मतलब इंटरनेट के जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, naukri.com, monster.com और पता नहीं कौन कौन सी. ठीक, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स जो इंटरनेट के थ्रू होते हैं कि जब आप एक कंपनी की वेबसाइट पर, स्पेशली दीज ऑर्गेनाइजेशंस, ये जो कंपनी है ये इन पर्टिकुलर वेबसाइट्स पर रीच आउट करती है सो दैट आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सूटेबल कैंडिडेट ला सको. और जो पर्सन होता है वो पर्सन क्या करता है, वो भी इस डिफरेंट वेबसाइट्स पर अपनी CV को पोस्ट कर देता है. ठीक, CV को पोस्ट कर देता है. देन इसके एडवांटेजेस, using the internet for recruiting
can lead to huge budget savings, large collection of resumes and applicants are there, facilitates the recruitment of right type of people, there is efficiency, and it helps in to weed out unqualified candidates automatic way. मतलब कि आपको खुद से उसमें छटाई नहीं करनी पड़ती है CV एंड ऑल की, अपने आप ही उसमें लाइक वेबसाइट्स बनाने और इन सब में फिल्टर्स आप लगा सकते हो एंड आपको बहुत ईजिली पता चल जाएगा. देन स्क्रीनिंग एंड चेकिंग द ऑथेंसिटी ऑफ मिलियन ऑफ रेज्यूमे इज़ अ प्रॉब्लम. ओल्डर जनरेशन्स डोंट गेट ऑल दीज थिंग्स, मतलब उनके लिए इट्स नॉट ईजी. देन देयर इज़ नो लो इंटरनेट पेनिट्रेशन एंड नो एक्सेस एंड लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ इंटरनेट. कई जगहों पर ऐसा भी है कि इंटरनेट इज़ नॉट दैट ईजी मीडियम, नॉट एवरी वन गोज एंड अप्लाइज ऑनलाइन. ठीक. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन के नॉट बी डिपेंडेंट सोडली एंड टोटली ऑन इंटरनेट ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, बिकॉज इट इज़ नॉट, कह सकते हो कि मतलब नॉट ऑलवेज हैपन्स कि क्वालिफाइड वर्कफोर्स आपको मिल जाए, एंड इट इज़ नॉट एज सेफ एज कम्पेयर टू इंटरनेट. नेक्स्ट इज इंटरनेट. E-recruitment can be taken from the company's own website also and through a specialized job portal. जैसे फ्लिपकार्ट का एक अपना जॉब पोर्टल है रिगार्डिंग द एम्प्लॉयज़, जिस पे वो वर्क कर सकते हैं. ठीक. और आप कई सारी कंपनीज़ पे भी देखोगे कि उनके पास एक स्पेसिफिक ऑप्शन होता है ऐसे करके जिस पे करियर्स लिखा होता है या फिर जॉब लिखा होता है. मतलब उन्होंने अपनी खुद की वेबसाइट पे ही एक ऐसे करके लिखा हुआ है वी आर हायरिंग लिखा हुआ है, या एक ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे करके ऑप्शन दे दिया है अप्लाई फॉर जॉब ऐसे करके. तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इंट्रानेट, जिसमें हम उस पर्टिकुलर कंपनी के ही स्पेशलाइज्ड जॉब पोर्टल पे जा रहे होते हैं. ठीक. इट इज़ प्राइवेटली ओन्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, वो उस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ही ओन्ड होता है जिसमें हम जा रहे हो. दैट इज़ नोन एज इंट्रानेट. इंट्रानेट होता है वो जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, अगर विद इन ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको कोई कंपनी, उसी पर्टिकुलर कंपनी का ही जॉब पोर्टल आपको मिल जाता है, देन इट हैज़ अ फायरवॉल सराउंडिंग द सिस्टम टू अवॉइड अनऑथराइज्ड यूज़र फ्रॉम असेसिंग द नेटवर्क. Unauthorized users cannot come into that. Then the internet with a simple user interface and rich search tool enables employees to stay in loop and find the information they need. और as a company also आप बहुत easily filter कर सकते हो कि आपको जिस the kind of people you need. Then it can automatically score and shortlist appropriate applicants. आप अपनी खुद की वेबसाइट बना करके उसमें पीपल को अप्लाई करवा सकते हो. देन इट अलाउज द क्रिएशन ऑफ अ फीचर जैसे रिच जॉब एप्लीकेशन फॉर्म्स विच डायनामिकली पुल आउट द एम्प्लॉई इंफॉर्मेशन एंड अलाउ एप्लीकेंट्स टू अपलोड देयर रेज्यूमेज एंड कवर लेटर्स. और ऑर्गेनाइजेशन में आप खुद मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और उसी के ही बेसिस पर कंपनीज जो हैं वो उन कैंडिडेट्स को ले सकती है जिन्होंने उस एप्लीकेशन को भरा होता है according to their true information. Then data circulates. Now these are the limitations. Data circulates within the organization leading to limited options. बहुत ज़्यादा आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में ऑप्शन नहीं होते हैं. ठीक. within the organization में, then it is quite fragile and the risk of security and privacy of information on intranet is higher. लेस सिक्योर्ड होता है. ऑनलाइन रिक्रूटमेंट मेथड्स आर नॉट फुली एब्सोल्युटली डिपेंडेबल. रिमोट वर्कर्स जैसे रिटेल वर्कर्स, नर्सेज, वेयरहाउस स्टाफ, ट्रक ड्राइवर्स, इनके पास ज़रूरी नहीं कि एक्सेस हो ही. एंड इन इंडिया एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़ आर स्टिल प्रेफर फेस टू फेस इंटरेक्शन ओनली. Okay, so that's it for today. I hope this much is clear to you all. Rest we'll be doing soon. Till then, keep preparing. Best wishes. Thank you.